अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो रक्सम में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह गेर बाय मरियम रहीम का लास्ट एपिसोड लेकर। और लास्ट एपिसोड तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। जून की हफ्ज़दा सियाह रात का तीसरा पहर था। खंडर मकान के साथ उजड़े हुए दरख्त के शाखों पर काले चमगादड़ों का डेरा था। माहौल में पुरअसरारियत इंतहा पर थी। जानवरों के अजीब व गरीब आवाज़ें मंजर में खौफ उंडेल रही थी। टिक टिक टिक। पुरअसरार माहौल में हील की आवाज़ ने खलल पैदा किया, लेकिन चारों ओर फैला हुआ अंधेरा हर शय पर गालिब आ गया। अपना सियाह गाउन लहराती हुई आंधी तूफान की तरह वो आई। उसकी आमद पर जानवरों की मखसूस आवाज़ें थम गई और अगले ही लम्हे वो और बुलंद आवाज़ में चिल्लाने लगे, मगर परवाह किसे थी। कमरे के अंदर दाखिल हुई तो बॉस को बैठे हुए देखा। वो भी उनके सामने टांग पर टांग जमाई हुए कुर्सी पर बैठी थी। आज हमें खुद कैसे याद कर लिया? सियाह शलवार कमीज में मलबूस वो उसके सामने खड़े हुए। फॉक्सी ने दाएं हाथ को गाल के नीचे रखा और बाप को देखने लगी, ऐसे जैसे काफ़ी बरसों बाद मिली हो, या शायद अब वही चेहरा आखिरी बार देख रही हो, इसलिए भी। एक ज़रूरी काम था। बॉस ने कुछ परेशान कुन नज़रों से उसे देखा। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम जो सुबह नहीं किया जा सकता था? आंखें छोटी की, उन्हें कुछ गलत सा महसूस हुआ। माहौल में अजीब सी खौफनाक आवाज़ गूंजी। फॉक्सी ने उठकर खिड़की बंद की। बॉस का रुख उसकी जानिब था। कुछ काम होते हैं ऐसे जिन्हें जितना जल्दी हो सके निपटा देना चाहिए। वो मुड़ी, हाथ कोट में मौजूद पॉकेट नाइफ की जानिब बढ़ाया। बॉस के माथे पर नन्ही बूंदें चमकी। उन्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होने लगा था। गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। लब आपस में सख्ती से जुड़ गए थे। फॉक्सी को उनकी हालत देखकर लुत्फ मिला। वो दिल खोल कर हंसी। अरे डरिए मत, आपको इतनी आसान मौत थोड़ी दूंगी। वो कदम कदम चलती उनके पीछे खड़ी हुई और छुरी की नोक गर्दन के पीछे चुभोई। कुछ बूंदें चमकी, माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई। बॉस ने बदीकत सांस ली। माहौल में तनाव बढ़ने लगा था। देखो बेटा, मेरे बात सुनो। बरसों बाद उनके मुंह से बेटा लफ्ज़ सुना तो लबों पर तंजिया मुस्कुराहट पैदा हुई। अब आप सुनेंगे और मैं बोलूँगी। चाकू पर दबाव डाला। बॉस ने पास पड़े गुलदान तक हाथ ले जाने का इरादा किया और अगले ही लम्हे वो ज़मीं बोस हुआ। छन्नागे की आवाज़ के साथ कांच सारे कमरे में फैल गया था। बॉस ने आंखें जोर से मींची। पता है मेरी माँ को आज मरे हुए कितने बरस हो चुके हैं? खुद ही सवाल पूछा, फिर खुद ही अपने सवाल की नफ़ी की। चाकू गर्दन से आज़ाद किया तो बॉस के चेहरे पर फैला हुआ इस्तराब मज़ीद बढ़ने लगा। मोहतात नज़रें अतराफ पे फेरी। शीशे के टुकड़ों के मज़ीद टुकड़े अपने बूट से करती वो उनके सामने आ खड़ी हुई। आपको कैसे मालूम होगा? आप तो अपनी दुनिया में मगन थे। ये तो मैं थी जो उनकी याद में आंसू बहाती थी, दिन काट काट कर, रातें जाग जाग कर। एकदम ही हवाओं ने जोर पकड़ा तो खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। उसे हवा की मदाखलत ज़रा पसंद नहीं आई। मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी है सिर्फ आपकी वजह से। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा ही। उसने नखोवत से उनकी आंख में झांका। मैंने उसे आराम जबान साथ देने से इनकारी हुई। वो अपनी जगह से खड़े हुए, आराम से समझाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी तो मैं क्या करता? मुझे अपना काम बहुत अजीज था और उसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता था, तो मैंने ले ली। चेहरे पर सफाकियत सजाई। तुम्हारी माँ की जान। सफाकियत लिए मुस्कुराए। और तुम अब मेरे सामने मामा कर रही हो? कोई कितना ही मतलब परस्त हो सकता है फॉक्सी, पर पता है क्या? वो उसके चेहरे के करीब हुए। तुम जैसा मतलब परस्त बेगैरत कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा मकाम उन सबसे ऊपर है। वो वापस कुर्सी पर बैठे। मैंने सीने पर हाथ मारा। मैंने तुम्हें ये मारकाट सिखाई। मैंने तुम्हें यहाँ वो मकाम दिया जो मेरा था। सारे फैसले करने का इख्तियार तुम्हें दिया, लेकिन तुम निकली एहसान फरामोश, डरपोक, मौका परस्त, बेगैरत। फॉक्सी का तनफ्फुस तेज हुआ और एक जिस्त में उनकी गर्दन थाम ली और दबाव बढ़ाने लगी। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। बॉस का सांस लेना मुहाल हुआ। फिर गर्दन छोड़ दी और लंबे लंबे सांस लेते हुए खुद को संभाला। मुड़कर कुर्सी के पीछे आई। चाकू वाला हाथ घुमाकर सख्ती से गर्दन पर जमाया।
बॉस को दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो उखड़ती सांसों के दरमियान कहने लगे, मारे दर्द के उन्हें बोलने में दुश्वारी हुई। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर कोई 100 दफ़ा मौका मिले तो 100 दफ़ा यही करूँगा। पर फॉक्सी, तुम इस दर्जे के लायक नहीं थी। फॉक्सी ने दबाव मजीद बढ़ाया। लेकिन अगर मारना चाहती हो तो फेरो चाकू मेरी गर्दन पर। तुम वही कर रही हो जो मैंने किया। अब तुम्हारे हाथों पर भी कई लोगों का खून है और तुमसे बाद वालों पर भी होगा। हम सब एक ही चक्कर में घूम रहे हैं सदियों से। बेटी को लफ्ज़ों के जाल में फंसाकर वो बाजी पलटने का ख्याल रखते थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि वो चालाक लोमड़ी थी और लोमड़ी उसके हाथ में मौजूद वजूद की हर चाल से बखूबी वाकिफ थी। वो मजीद कुछ कहना चाहते थे। हवाएं तेज हुई और खिड़कियों के टकराने की आवाज़ बुलंद हुई। मैं इससे कबल वो कुछ कहते, उसने चाकू बॉस के गर्दन पर दुरुस्ती से फेर दिया था। बॉस के वजूद ने झटका खाया, बिन पानी की मछली की तरह। उसकी माँ की लाश। फॉक्सी चाकू माथे के दरमियान से गर्दन के पिछले हिस्से तक लेकर गई थी। खून उबल उबल कर कुर्सी भिगाने लगा। वजूद ढीला हो चुका था। उसकी माँ का खत जो उससे महरूम रखा गया था, और वो उस रास्ते पर निकल पड़ी। गर्दन एक जिस्म में मरोड़ी कि हड्डी के टूटने की आवाज़ आई। पहले हाथ में पकड़े चाकू को देखा, फिर कुर्सी पर पड़े हुए खून से लथपथ लाश को। आज उसने खून से किया हुआ वादा पूरा किया था। आखिरकार उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया था। अब वो अपनी माँ के सामने सरखुरू हो गई थी। लबों पर मुस्कुराहट तारी हुई, एक आसूदा मुस्कुराहट। फिर लब सीधे किए और दीवार से टेक लगाई। उन कतार से बैठे हुए चमगादड़ों को देखा। उन सिया चमगादड़ों को आज उस पर बेहद तरस आया था। वो आंखें बंद किए हुए उनकी आवाज़ों को जिस्म के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे रही थी। तारीख थी 20 जून। शाम के नीले से आसमान तले सफ़ेद कुर्सियाँ लगाई गई थीं। आखिरकार वो दिन आ ही गया था। मेहमान आकर सफ़ेद कुर्सियों पर बैठे थे। उनके आगे मेज़ पर जूस के गिलास रखे थे। कुछ बच्चे हॉल में खेलने में मगन यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। कुर्सी से उठकर सीट में देखें तो नजरें उन दोनों पर पड़ती थीं। एक लड़के के चेहरे पर परेशानी ने बसेरा किया रखा था, तो दूसरे चेहरे पर मुस्कान थी जो गालबंद उसी लड़के की हालत देख कर आई थी। हॉल में जाबाजा सफ़ेद और गुलाबी फूलों की महक फैली हुई थी। लड़कियां नित नए मलबूसात पहने हुए यहाँ से वहाँ घूम रही थीं। उनमें से एक वो सुनहरे फ्रॉक वाली लड़की थी जिस पर सुनहरे नगों से ही काम किया गया था। बालों को खुला छोड़े वो अभी ब्राइडल रूम से किसी काम के मुतालिक निकली थी। रुख वापस उन दो लड़कों की तरफ करें तो दोनों वैसे ही बैठे थे। हाशिर ने स्याह रंग की शेरवानी पहनी हुई थी जिस पर लगे सीक्वेंस हल्के हल्के से चमक रहे थे। साथ सर पर सियाह कला पहन रखा था जिसके किनारे सुरमई बनारसी के थे। बाल अच्छे से माथे पर जमाए, कलाई में घड़ी अपनी असली चमक के साथ मौजूद थी। ताबिश ने सफ़ेद सलवार कमीज पर भूरा वेस्ट कोट जेबतन किया हुआ था। भाई क्या हो गया? ताबिश अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला। हाशिर ने परेशानी से उसे देखा। पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है। उसकी हालत पर ताबिश ने नखवत से उसे देखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी मेरी इस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। हाशिर उसे घूरने लगा। उसी वक्त खाला ने उसके बराबर में बैठते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? वो हाशिर का परेशान चेहरा देखकर इधर आई थी। इसी लम्हे ताबिश ने चढ़ाने के लिए कहा, कुछ नहीं खाला, बस हमारा दूल्हा घबरा रहा है थोड़ा। अब आप ही इसकी घबराहट दूर करें। उसकी बात पर खाला के लबों पर मुस्कुराहट पैदा हुई तो हाशिर ने सर झुका दिया। अरे कुछ नहीं होता, पानी दूं? वो फिक्रमंदी से गोया हुई जब राशिदा उनके पास आई। चलें बहन, निकाह होने लगा है। हाशिर ने अचानक से सर उठाया। खाला उनके बुलाने पर ब्राइडल रूम की जानिब बढ़ी। उनके गायब होते ही हाशिर के लब गहरी मुस्कुराहट में ढले। ताबिश उसकी बदलती शक्ल देखता रहा। किसी को घबराहट हो रही थी अभी? इंसान बन जा ताबिश, कानों को छूती मुस्कुराहट के साथ बोला। ताबिश मजीद कुछ कहता, लेकिन उसकी नज़र सामने से आने वाले नफ्स पर पड़ी थी। वो एकदम अपनी कुर्सी से उठा और उसके सामने से गुजर गया। सफ़ा को उसकी हरकत सख्त जहर लगी थी, मगर हाशिर के सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया था और उसकी तरफ बढ़ी। ताबिश दूर से लाल साड़ी पहने हुए सफ़ा को देखे गया। उसे यहाँ देखकर अजीब सा लगा था। उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आ जाएगी। सर झटका और खुद को यहाँ से दूर ले गया। सफ़ा हाशिर के बराबर वाले सोफे पर बैठी और सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया। निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो। उसने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था
کانوں میں سرخ نگینے، دونوں ہاتھ البتہ خالی تھے اور بال ہمیشہ کی طرح کندھوں پر۔ حاشر نے تحفہ قبول کیا۔ بہت شکریہ، آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ حاشر اس کے ساتھ ہو کر بھی نہیں تھا، نظریں تابش کی تلاش میں تھیں جو نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ صفا پلو کے سیٹ کرتے ہوئے بولی، ہوئی مگر اتنی زیادہ نہیں، تمہیں معلوم تو ہے کراچی کی ٹریفک کا۔ حاشر اس کے جواب پر مخصوص سے انداز میں مسکرایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ صفا کافی دیر حاشر کو دیکھنے کے بعد اٹھی تھی۔ بیٹھو صفا، کہاں جا رہی ہو؟ حاشر اس کے کھڑے ہونے پر بولا، بس یہی ہوں، سوچا فضل سے مل آؤں۔ لہجے میں دھیمی آنچ لیے کہا، پھر اسٹیج سے اتر گئی۔ آنکھیں اب وہ نہیں رہی تھیں، کچھ بدلا بدلا سا تھا ان میں۔ وہ برائڈل روم کی طرف جانے کے بجائے ہال کے آخری کونے پر میز پر آ بیٹھی تھی۔ نظریں یوں ہی گھما کر دیکھی تو تابش حاصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں، ڈرامے تو ایسے کر رہا ہے جیسے اس سے بات نہ کرنے سے میرا کچھ بگڑ جائے گا۔ اس نے تنسیہ بڑبڑایا اور اپنا موبائل چلانے لگی۔ منظر ہے برائڈل روم کا، جہاں بس لڑکیوں نے بسیرا کیے رکھا تھا۔ انہی لڑکیوں کے جھرمٹ میں فضل دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ، جیولری، ہاتھوں میں سنہری چوڑی، کام والا سفید فراک، بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ آئرہ سے کچھ کہے جا رہی تھی تو آئرہ اسے ڈانٹنے میں مصروف تھی۔ خالہ اور راشدہ نے قدم ان کی جانب بڑھائے۔ بھائی کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بہو کو؟ انہوں نے آئرہ کو ہلکی سی چپت لگائی۔ فضل نے دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا تھا۔ باقی ساری لڑکیاں آہستہ آہستہ کمرے سے جانے لگی۔ یہ آپ کی بہو بات ہی ایسی کر رہی ہے کہ ڈانٹنا پڑ رہا تھا۔ آئرہ نے فضل کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ نے حیرانی سے پہلے فضل پھر آئرہ کو دیکھا۔ اب کیا کہہ دیا ہے یہ بھی بتا دو۔ آئرہ فضل کا دوپٹہ صحیح کرنے لگی۔ فضل نے اسے خاموش رہنے کے آنکھوں سے اشارہ کیا مگر وہ نظر انداز کرتی رہی۔ یہی کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں، کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ اور یہ سوال کوئی 100 بار پوچھ کر میرا سر کھا چکی ہے۔ آئرہ کا کہنا تھا کہ یکلختی ماحول میں کہکا بلند ہوا تھا۔ اسی وقت تابش نے مولوی صاحب کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو ان سب نے سروں پر دوپٹہ جمایا۔ آخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی۔ مولوی صاحب فضل کے سامنے بیٹھے اور نکاح کے کلمات ادا کرنے لگے۔ آپ کو یہ نکاح حاشر حسین ولد عابد حسین۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات ادا کرنے لگے اور وہ ایک الگ ہی دنیا میں جا بسی تھی۔ جہاں وہ پہلی بار عثمان سے ملی تھی وہ اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا، سر جھکائے مولوی صاحب کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ وہ سب اپنے باپ کے ایک بار کہنے پر کر رہا تھا، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں تھی، بس جو اس کے باپ نے کہا فوراً حامی بھر لی۔ اس کے یاد آتے ہی فضل کو اپنی زندگی کے سارے تکلیف دہ منظر یاد آئے۔ مولوی صاحب نے ایک بار لفظوں کو دہرایا، اس نے اب بھی نہ سنا۔ ماحول میں عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اب اپنے خیالوں میں گم رہی۔ اسے اپنے پاس کوئی بچہ بیٹھتا ہوا نظر آیا تھا۔ ذہن پر زور دیا تب دماغ نے اس بچے کی تصویر دکھائی۔ یہ اس کا رامز تھا، وہی جس کا پچھلے کچھ مہینوں پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہی تھی کہ اس بچے کا وجود ہوا میں محلول ہوا۔ وہ اٹھ جاتی اگر آئرہ اس کے کندھے پر زور نہ دیتی۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جواب دو۔ آئرہ نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ کچھ دیر گہری سانس لی، پھر آہستگی سے سر اسبات میں ہلایا۔ ایک آنسو رخسار پر گرا۔ قبول ہے۔ پورے کمرے میں ایک دم خوشی نے پناہ لے لی تھی۔ مولوی صاحب دوبارہ گویا ہوئے۔ مولوی صاحب نے ایک کاغذ اس کے سامنے کیا۔ فضل نے دستخط کیے۔ آج اس نے اپنے ماضی کو بھلا کر حال کو چنا تھا۔ زندگی اس کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہی تھی، ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہی رہی تھی، مگر آج ان پریشانیوں کا مداوع حاشر کی صورت میں ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں خوشگوار امید لیے ہوئے داخل ہوا تھا۔ کمرے میں مبارکباد پیش کی گئی تھی۔ آئرہ فضل کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اوور ایکٹنگ کم کرو آئرہ۔ اور آئرہ نے ایک زوردار مکہ اسے دے مارا تھا۔ لو، مل گیا نئی نویلی دلہن کو تحفہ۔ مولوی صاحب اب حاشر کے برابر میں بیٹھے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے، آپ کو یہ نکاح فضل ذوالفقار ولد ذوالفقار احمد؟ مولوی صاحب پوچھنے لگے جب کسی کی نظروں نے حاشر کے چہرے کا طواف کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا مگر دل میں عجیب طریقے کی جنگ برپا تھی۔ آخرکار آج اس کی وہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی جس کی 4-5 برسوں سے اس کی تمنا تھی۔ اسی لڑکی کا چہرہ آسمایا جسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب تابش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہوش دلایا۔
उसने चौंक कर पहले ताबिश को देखा, फिर मौलवी साहब को। सब उसी के इंतजार में थे। हाशिर ने आंखें बंद की, आंखें खोली और अस्पात में सर हिलाया। कबूल है। आपके मुस्कुराहट लबों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने जिस लड़की की चाहत की ख्वाहिश की थी, आज वो कबूल कर ली गई थी। मौलवी साहब ने उसकी तरफ भी कागज बढ़ाए थे। हाशिर की नजर औरत के खाके में नजर आते हुए फजर के नाम पर पड़ी। लबों पर मुस्कुराहट और गहरी होती गई। उसने दस्तखत करके कागज मौलवी साहब को दे दिए थे। दुआ का लम्हा आया, फिर कुछ देर बाद सबके जाते ही ताबिश ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। क्या मौत पड़ी थी सेहरा सजाने की, कितना समझाया था मैंने। अब अगर फजर भाभी ने कुछ कह दिया तो रोते हुए मेरे पास ना आना। उसने सर झुकाए हुए अफसोस से कहा। हाशिर ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा। वो बेचारा करहा कर रह गया था। अभी कुछ कहता कि सामने से आयरा फजर को लिए हुए चलती आई। एक पल को तो वो पहचान ही न सका कि ये वही आयरा है। वो बेयकीनी से आयरा के उस रूप को देखे गया। उसे वो इस तरह बहुत प्यारी लगी थी। इससे पहले आयरा उसे देखे उसने नज़रों का जाविया ही बदल दिया, मगर निगाहें बार बार उसी की तरफ भटक भटक कर जा रही थी। ठीक ऐसा ही हाल हाशिर का भी था। वो भी फजर को इस तरह पहली बार देख रहा था। उसे फजर अपनी बीवी के रूप में और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो एहतरामन उसके लिए खड़ा हुआ। ताबिश आयरे के नज़दीक आने तक भी उससे नजरें चुराता रहा। न जाने क्यों आज उसका दिल उससे बगावत पर उतर आया था। आयरा अब स्टेज से उतरकर कैमरामैन को कुछ समझाने लगी थी। ताबिश उसकी तरफ आया। आज तुम काफ़ी अलग अलग लग रही हो। उसके बाद पर आयरा ने बाल कानों के पीछे उड़से जो बार बार उड़कर उसके कंधे को छू रहे थे। वो हैरानी से उसे तके गई। उसकी तबीयत तो ठीक है। क्यों? ताबिश ने कुछ देर स्टेज पर खड़े हुए दूल्हा दुल्हन को देखा जो किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे, फिर सर झटक कर आयरा को। पता नहीं, बस आज तुम अलग लगी। अलग या फिर शायद अच्छी। दिमाग के रोकने के बावजूद भी दिल के हाथों मजबूर होते हुए उसने वो लफ्ज अदा किए थे। आयरा के आबरू इकट्ठे हुए। दिमाग जगह पर है? मसनूई चिढ़ लिए कहने लगी। उसके अंदाज से ताबिश को गुस्सा आया। तारीफ की है आयरा? ताबिश तो मानो सर पीट लेने की नहज पर था। शुक्रिया, और कुछ? वो हैरान कुन नजरों से उसे देखे गया। नहीं, भाड़ में जाओ, कहता बिगड़े हुए तासुरात लिए वापस मुड़ गया। उसके जाते ही वो चेहरे पर हाथ रखे हुए हंसने लगी थी। इससे कबल वो उसे रोकती एक लड़की आयरा को बुलाने आई। सुनो आयरा, तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। वो लड़की इतला देते हुए फौरन चली गई थी। आयरा भी उसके पीछे पीछे हो ली। ताबिश बड़बड़ाता हुआ अपनी अम्मा के पास आया था। अकल की अंधी है, ढंग से शुक्रिया ही बोल दे बंदा, पर नहीं। फजर सोफे पर सर झुकाए हुए बैठ चुकी थी तो हाशिर भी उसके बराबर में बैठा। कैमरामैन अपने कैमरे लिए उनकी तरफ आए और तस्वीर लेने लगे। हाशिर उन्हें भुलाए हुए फजर से मुखातिब हुआ। अस्सलामु अलैकुम। फजर ने नजरें उसकी तरफ की। वालेकुम अस्सलाम, मुस्कुरा कर जवाब दिया। कैसी हैं आप? वो फजर को पूरे 1 महीने बाद देख रहा था। मैं ठीक, आप कैसे हैं? फजर ने सर झुका लिया। वो हाशिर की चमकती हुई आंखों में चाहकर भी देख नहीं पा रही थी, कहीं नजर ही न लग जाए उस डर से। हाशिर मुस्कुराया। मैं अब ठीक हूँ। उसने अब पर जोर दिया था तो फजर मुस्कुरा दी। हाशिर दोबारा नजर उस पर जमाए हुए बोला, आपको निकाह मुबारक हो। फजर के रुखसार सुर्ख हुए। शुक्रिया, आपको भी। हाशिर ने भी मुस्कुराकर सर अदब में झुकाकर मुबारकबाद वसूल की। दोनों आपस में गुफ्तगू करने में मगन थे। जब कैमरामैन ने दोनों को खुद की तरफ देखने को कहा, दोनों ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इसी असना में कुछ बच्चे स्टेज की जानिब बढ़े। ये वही हाशिर के दोस्त थे। उनमें रायान और रानिया भी शामिल थे। ऐसा लगता था उनमें अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। सब ने अपना डेरा जमा लिया था। अहमद ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर हाशिर की तरफ बढ़ाया। हाशिर ने हैरानगी से सबको देखा। ये हम सब की तरफ से आप दोनों के लिए? अहमद ने शर्माते हुए कहा। हाशिर उसकी हरकत पर हंसा, फिर प्यार से सारे बच्चे को बारी बारी गले लगाया। बच्चे कुछ देर बैठे, फिर घर की तरफ रवाना हो गए। बस उनमें से रायान और रानिया थे जो फजर के साथ बैठे थे। हाशिर ने दोनों को साथ बिठाया। कैसे हो आप दोनों? वो इस तरह बैठे थे कि बीच में हाशिर खुद था और दाएं बाएं वो दोनों। फजर तीनों को मुस्कुरा कर देख रही थी। हम ठीक हैं अंकल, दोनों ने एक जबान होकर कहा तो हाशिर ने लफ्ज अंकल पर मुंह बनाया। यार अंकल तो ना कहो, मुझे बुढ़ापा महसूस होगा। आप मुझे फुप्पा कह सकते हैं। हाशिर के इस तरह कहने पर फजर हंस दी।
हाशिर की नज़र अचानक ही उस पर पड़ी तो बस उसे ही देखे गया। इसी लम्हे ये मंजर कैमरे की आंख ने खुद में छिपा लिया था। दूर से देखती दोस्तियाँ आंखों में तकलीफ उभरी। यूं देखते देखते रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। मुलाकात से 5 दिन पहले रात के कोई 1:15 का वक्त था। चारों सू अंधेरा था, जैसे कभी यहाँ कोई रोशनी दिखाई ही न दी हो। दूर कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उसके कमरे में दाखिल हुई, जो मुकम्मल अंधेरे में डूबा था। रोशनी का जरिया बस एक छोटी सी मोमबत्ती अपनी आखिरी सांस ले रही थी। साथ कुछ कागजात का पलंदा और कलम रखे थे। उनके सामने बिछे सोफे पर वह अपना स्याह गाउन फैलाए हुए किसी मलका की शान से बैठी हुई नजर आई। गाल पर हाथ रखे, लबों पर धीमी मुस्कान रखसा थी और दूसरा हाथ सोफे की हद पर रखे हुए किसी सोच में गुम थी। कुछ पल फारिग रहने के बाद साथ बड़ा मोबाइल उठाया और किसी को फ़ोन मिलाकर कान से लगा लिया था। कॉल उसी वक्त उठा ली गई थी। कौन बोल रहा है? बोलने वाले के अंदाज में सवाल था। अरे इतनी जल्दी भूल गई मुझे? उसने मजाक उड़ाया। फॉक्सी? वो आदमी जैसे उसकी तस्दीक चाहता था। चलो शुक्र है पहचान लिया, वरना मुझे लगा था। उसके अंदाज में लचक थी। क्या चाहिए मुझसे? फॉक्सी का फलक शगाफ कहकर गूंजा था। मैंने सोचा तुमसे तो क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते हैं, तो क्यों ना कुछ तुम्हारी मदद की जाए। ताबिश को बात समझ नहीं आई थी। क्या कहना चाहती हो तुम? वो एकदम सीधा हो बैठा। मुझे कुछ ऐसे क्रिमिनल्स का पता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में मुंसलिक हैं। मेरे पास पक्के सबूत हैं। ताबिश को अभी तक बेयकीनी का सामना करना पड़ा। और मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? फॉक्सी अपनी जगह से उठी और खिड़की की जानिब आई। नरम हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया था। मत करो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब तुम अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करोगे। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि ताबिश कुछ लम्हे को सोच में पड़ा। तुम बदले में क्या लेने का इरादा रखते हो? उसने फॉक्सी से फॉक्सी होने की तस्दीक चाही। गालबन किसी को मेरे फॉक्सी होने पर शक है तो फिर मैं कह दूं, तुम्हारी जान एएसपी। आप खुश? तमस्खराना लेजा। बताओ कहाँ मिलना है? उसका जवाब सुनते ही फॉक्सी को महसूस हुआ जैसे आधी जंग तो अभी से जीत ली हो। उसके लबों से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। ताबिश को जवाब दिए बिना ही फ़ोन काटा और फिर सारे सबूत इकट्ठे करके व्हाट्सएप पर भेज दिए। अब उसे फाइनल शोडाउन का इंतज़ार था और इंतज़ार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी थी। सिराज सुल्तान नामी आलीशान इमारत में जश्न का समा था। दोनों बाप बेटे जीत के जश्न में मस्त थे। आखिर को उनके हाथ बरसों बाद ये खुशी लगी थी, क्यों ना मनाते। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बीच के कांटे उनकी राह से निकल रहे थे। पहले समी जो फॉक्सी का बायां हाथ था, फिर बोस जो उनके सरबराह थे, और अब बारी थी उसकी जो उन सबसे ताकतवर थी। और किसको आगाही थी कि कुछ जंगली जानवर खुले आम फिरने में लगे थे, और किसको आगाही थी कि बाजी उलट देने की तैयारी मुकम्मल थी। हादी ने मेहरून रंग की शर्ट के साथ सिया पैंट पहने साथ बैठे हुए बाप को देखा। आंखों में चमक थी। फिर बताएं, आखिरी खिलाड़ी को कब रास्ते से हटाना है? सिराज ने झुककर कांच के मेज से मशरूब उठाया, फिर उसे हाथ में पकड़े हुए टांग पर टांग जमाई। हमें अगला कदम बहुत फौंक कर रखना होगा। वो बहुत चालाक है। गिलास से एक घूंट भरा, फिर बात दोबारा शुरू की। हादी खामोशी से देखे गया। मुझे तो अभी यकीन नहीं आता कि वो कैसे इतनी आसानी से बातों में आ गई। हैरत है। गिलास वापस मेज पर रखा और हाथ बांधे। जो भी है बाबा, बस अब जल्दी करना होगा, मुझसे रहा नहीं जाता। उसने दोनों हाथ घुमाकर सर की पुष्ट से बांधे। इसी वक्त बाहर कुछ शोर सा पैदा हुआ था। सिराज ने आंखें उठाकर उस तरफ देखा, फिर अचानक से खड़े हुए। उनकी देखा देखी में हादी भी खड़ा हुआ। सामने से 2-3 पुलिस एहलकारों के बीच ताबिश अलवी सियाह वर्दी पहने हुए, सर पर कैप जमाए हुए चलता आ रहा था। उसके हाथ में कुछ था। जैसे ही हादी पर नजर पड़ी तो चेहरा फक हुआ था। ताबिश को लगा उसकी आंखों ने धोखा खाया हो, पर अगले ही लम्हे उसे यकीन हो चुका था कि हादी वहां मौजूद था और वो जिसे अपना साथी समझता था, दर हकीकत वो पेशवराना मुलजिम था। वो कुछ पल रुका, फिर कदम उसकी तरफ बढ़ाए। बाकी पुलिस वाले पूरी इमारत की तलाशी लेने के लिए फैल चुके थे। कोई किसी कमरे में घुसा तो कोई किसी कमरे में। सिराज को शदीद गुस्से ने आन घेरा था। वो कुछ कहते इससे पहले ही ताबिश बोल उठा। आपको मेरे साथ चलना होगा। आप दोनों को इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।
सिराज ताबिश की तरफ बढ़े और आंखों में मस्तूई बेयकीनी लिए गोया हुए। नहीं, ये सब झूठ है, हम पर सरासर इल्जाम लगाया गया है। ताबिश ने दांत पीसते हुए उन्हें देखा। क्या इन कागज पर लिखा हुआ भी झूठ है? उसने कागज उनके सामने किए तो कुछ देर को खामोशी छा गई। दोनों एहलकारों ने बाप बेटे को पकड़ा। छोड़ो मुझे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे मगर गिरफ्त मजबूत थी। ये लोग मुझे अगवा करके लाए हैं। पिछले 1 हफ्ते से मैं यहाँ हूँ। हादी गिरफ्त से आज़ाद होने की नाकाम कोशिश करते हुए दहाड़ा था। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, प्लीज़ यकीन करो मेरा। उसकी अदाकारी काबिल तारीफ थी। सिराज पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। ताबिश ने सर से पैर तक उसे देखा, फिर जोर से हंसा। और तुम अपने अगवाकार के साथ यहाँ बैठे मशरूबात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ताबिश का इशारा मेज पर पड़े हुए गिलास की जानिब था। तुम जो भी कहोगे मैं इसे अदालत में तुम्हारे खिलाफ सबूत बनाकर पेश करूंगा, तो अपना मुंह बंद रखना, उसने कहा और आसपास का जायजा लेने लगा। उसके सर पर कामों का बोझ बहुत था। वो उन फजूल की बकवास में अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकता था। इसी लम्हे हादी ने मजामत करने की कोशिश की। ताबिश हलचल पर बर्क रफ्तारी से उसकी तरफ पलटा और जमाकर एक जोरदार मुक्का दे मारा, जिसके बाद वो झटके से पीछे को हुआ। मेरे होते हुए तुम यहाँ से भाग तो क्या, सांस भी नहीं ले सकते हादी सिराज सुल्तान। साथ पकड़े पुलिस एहलकार दुरुस्ती से उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। फॉक्सी अपने ऑफिस में बैठी हुई खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। तभी एकदम मोबाइल की आवाज़ ने पुरसकून माहौल में खलल पैदा किया। उसने कॉल उठाते ही फ़ोन कान से लगाया। पीछे से किसी आदमी की आवाज़ समात पर गूंजी थी। मैडम मुबारक हो, आप एक बार फिर जीत चुकी हैं। ये खबर सुनते ही अंग अंग झूम उठा। जिस्म हल्का फुल्का हुआ। मोबाइल वापस मेज पर रखा और सर कुर्सी की पुर्श से टिकाकर हंस दी। पहली बार अच्छा काम किया है ताबिश अलवी, मुझे अच्छा लगा। बरसों बाद उसने खुद के अलावा किसी और को सराहा था। सराहा भी उसे जो उसका दुश्मन था। उसे अच्छा लगा था एक बेवकूफ़ दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए दूसरे इंतहाई बेवकूफ़ दुश्मन का सहारा लेने में कितना मज़ा आता है, दिल को कितनी तस्कीन मिलती है। वजूद अपनी अक्ल व जहानत के गरूर से शरोशार हो जाता है। तेज़ हवा उसके वजूद से टकराई। मुश्किल बाल जो कान में उड़से हुए थे चेहरे के अतराफ में फैल गए थे। वो जो गीली सड़क को बिना पलक झपकाए हुए पिछली 1 घंटे से तक रही थी। कल रात कराची पर बादल जमकर बरसे थे, जिसकी बदौलत मौसम कुछ खुशगवार हो गया था। मगर एक वो थी जो अच्छे मौसम होने के बावजूद भी कुछ परेशान सी थी। हाशिर पलंग पर किताब हाथ में लिए हुए कब से उसे देखे जा रहा था, जिसे कोई होश नहीं था। फजर की इतनी खामोशी उसे चुभने लगी। वो नहीं थी, कमरा उदास था, वो सह लेता था। उसके होने पर भी ये खामोशी बहुत दुख दे रही थी। आखिरकार तंग आकर उसने पूछ ही लिया, सब ठीक है? उसकी तवज्जो का मरकज सिर्फ वो थी। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगा था। फजर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। जी सब ठीक है, क्यों? वो अपने आप को मसरूफ़ दिखाने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ी। हाशिर की नज़रें उसके वजूद का तवाफ करती रहीं। मगर आपको देखकर लग नहीं रहा कि सब ठीक है। फजर खामोश रही। हाशिर कदम कदम चलता हुआ उस तक आया, बाजू से पकड़कर उसे अलमारी से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद किया। वह नज़रें झुकाए हुए खड़ी रही। देखें, आप मुझे बता सकती हैं फजर? वो हाथों को बार बार मसल रही थी। मैं रायान और रानिया से मिलना चाहती हूँ। उसकी मासूमाना बात पर हाशिर पहले तो हैरान हुआ, फिर गर्दन पीछे फेंक कर हंसने लगा। ओह मेरा खुदाया! हाशिर ने खुद को संभाला। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात थी? कौन सा मैं आपको रोकता? फजर ने हाथों को मसलना छोड़ा और उसे देखा, जिसके लबों पर हंसी एक बार फिर उमड़ रही थी। फजर ने फिर से नजरें झुका ली। मुझे पता था आप नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। उसने अपनी बात मुकम्मल की और इल्तिजाइया नज़रों से हाशिर की भूरी आंखों में देखा। हाशिर की मुस्कुराहट लम्हे भर के लिए सिमटी। उसे उन 2 आंखों में अपनी सारी दुनिया सिमटती हुई महसूस हुई। क्या आप चलेंगे? हाशिर ने कुछ सोचा, फिर अस्पात में सर हिलाते हुए हामी भरी। फजर के लबों पर तशक्कुर आमेज मुस्कुराहट आ बसी। फिर खुद को तकती नजरें, दिल को अजीब कैफियत ने आन घेरा। मैं ही क्यों हाशिर? दूसरी बार वही सवाल करती नजरें झुका गई थी। बस आप फजर, और कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। उसने थोड़ी को थामते हुए चेहरा ऊपर किया। एक बार फिर निगाहों का मिलाप हुआ। फजर मबहूम सा मुस्कुराई। हाशिर के लबों ने तमानियत भरी मुस्कुराहट को छुआ।
फजर को उसकी भूरी आंखें हमेशा से पसंद थी, जिनमें हमेशा उसे चमक दिखाई देती थी। मुलाकात से 4 दिन पहले सूरज ने जमीन पर रहने वालों से अगले दिन आने का वादा किया और अपने आखिरी मराहिल तय करता हुआ बादलों की झरमट में गायब हो गया। परिंदे अपने घोंसलों में आराम की गर्ज से चले गए। ऐसे में वो सिया हेड वाली लड़की अपनी खिड़की पर आ खड़ी हुई। हल्के चांद की रोशनी में उसका चेहरा देखने की कोशिश करें तो आंखों में जदीद सियाह रंग के लेंस पहने हुए नजर आई। उन लेंस की वजह से आंखों का असल रंग छुप चुका था। अब उसके हाथ पर नजर करें तो वो फोन पकड़े हुए खड़ी थी। शायद किसी को कॉल करने का इरादा था। दफातन सर से हेड उतारा और पीछे पलंग की जानी फेंकने के से अंदाज में रखा। उसके कंधे तक आते हुए बाल वाजे हुए। वो अब मोबाइल कान से लगा रही थी। घंटी कान में सुनाई दी तो पूरे वजूद में कुछ अजीब सा एहसास सरायत करने लगा। उसका मुकाबिल फोन उठा चुका था। इससे कबल वो कुछ कहता, उस लड़की ने बोलने में पहल की। कैसे हो ताबिश अलवी, मुझे पहचाना तो नहीं होगा? अपने कमरे में मौजूद ताबिश के माथे पर शिकन उभरी। आवाज़ किसी लड़की की थी, इसीलिए वो अंदाजे न लगा सका। कौन बोल रहा है? भवें सुकेड़े पूछा। कान में हंसने की आवाज़ आई थी। क्यों ना हम डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाएं? इस सवाल पर ताबिश मुतवज्जा हुआ तो नासमझी से पूछ बैठा, क्या कहना चाहती हो? फोन करने वाली ने लबों पर तमस्कर सजाया। मेरे पास बताने को कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें अशद ज़रूरत है और मुझे यकीन है तुम्हें वो हर हाल में चाहिए। वो पलंग से उठा और चक्कर काटने लगा। आखिर हो कौन तुम, पहले मुझे इस बात का जवाब दो। वो लड़की हंसी। इतनी जल्दी क्या है मुझे जानने की? फिलहाल तुम उस पर ध्यान दो जिसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हो। वो अपनी खिड़की से हटी और कुछ कदम चलते हुए आईने के सामने खड़ी हुई। ताबिश ने लब पेवस्त किए, गुस्से से माथे की रग उभरी। किसकी बात कर रही हो? लड़की ने जिस्म के उस हिस्से पर हाथ रखा था जहां कुछ महीने पहले एक घाव मिला था, किसी की बदौलत। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। ताबिश के जहन पर किसी नाम ने दस्तक दी थी। फॉक्सी। उसका इतना कहना था कि आईने में देखती हुई लड़की की आंखों में शदीद कर्ब नजर आया था। साथ कुछ जहर से लबरेज अल्फाज भी कानों में सुनाई दिए। चालाक हो, इतनी आसानी से समझ गई। वो खामोशी से अगले अल्फाज का चुनाव करने लगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं उसकी तलाश में हूँ? आबरू उसका ही पूछा। मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, हत्ता कि ये भी कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो आईने से हटकर पलंग पर बैठी। इस बात पर ताबिश ने आबरू भींचे। तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आया मुझे, साफ साफ बताओ। उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊंची हुई। चिल्लाओ मत, वरना तुम उसे ढूंढने के लिए अपना आखिरी सिक्का भी खो दोगे। ताबिश ने तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। कुछ पल खड़े रहने के बाद वो कुर्सी पर बैठा पाँव झलाने लगा। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? लड़की के लब गहरी मुस्कुराहट में ढले। मैं ऐश हूँ, एक राख का ढेर। वो दोबारा खिड़की की तरफ आई, नज़र सीधा हिलाल के चांद पर जमाई। ताबिश उसकी बात पर कुछ ना समझा, मगर फिर भी चुप रहा। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब फिलहाल के लिए मैं दरगुजर कर रही हूँ। अगर फिर भी तुम्हारे मेरे बारे में जानने की तमन्ना है तो कल मुझसे मिलना होगा। माहौल में कुछ तनाव पैदा हुआ जिसे ताबिश ने तोड़ने की ठानी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ कहाँ मिलना है। चांद को देखती वह आंखें चमकी। जगह उसने फौरन सोच ली थी। बगैर देर किया उसने ताबिश को मतलूबा जगह बताई, वो जगह जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। फ़ोन काटा और यकसुई से हिलाल चांद को देखने लगी। ये मुलाकात काफ़ी खुशगवार होने वाली थी। मुलाकात से 3 दिन पहले हिलाल चांद ने पूरे माहौल में अपनी रोशनी बिखेरे रखी थी। रात का पहर था और वो इस 100 साल पुरानी पारसी कॉलोनी के एक सफ़ेद मगर धूल से अटे हुए छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जिसकी खिड़की और दरवाजे खुले हुए थे और अंदर पुरअसरारियत झांक रही थी। अंदर अंधेरे का राज था। खिड़कियों पर लगे हुए जाले उस पर हैबत तारी कर रहे थे। इस 100 साल पुरानी कॉलोनी के घरों के तर्ज तामीर ऐसी थी कि आज के दौर में भी लोग ऐसे घरों में रहने की ख्वाहिशमंद होते। दराज खिड़कियाँ, 2 पट के दरवाजे जिस पर कदीम नक्शो निगार थे, उसके ऊपर रोशनदान थे जो फिलहाल खुले हुए थे और जालों की तह में छिपे हुए थे। कुशादा बरामदे सूखे हुए धूल ज़्यादा पत्तों से ढके हुए थे। किसी रोशनी का नाम और निशान ना था। खौफ व हरास अपना घेरा तंग करने में लगे थे।
وہ موبائل کی ٹارچ زمین پر مارتا ہوا چلتا اس سنسان گھر میں داخل ہوا تھا۔ گہری خاموشی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اسی پہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ سر آواز کے تعاقب میں اٹھایا، کچھ پل ٹھہرا، کچھ دیر ٹھہر کر انتظار کیا، پھر واپس چلنے لگا۔ چلتے چلتے ٹارچ کی مدد سے منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ پتوں کے چور ہونے کی مخصوص کھڑکھڑاہٹ جو اس کے جوتوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا، اندر جالوں کو ہاتھ سے ہٹاتے اندر داخل ہوا۔ دھول کے باعث اسے کھانسی آئی۔ اس کی گرفت اپنی پینٹ کی جیب میں موجود پستول پر مضبوط ہوئی۔ اندر چاروں اور اندھیرا کا بسیرا تھا۔ ہر شے نے دھول کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ کی ابتدائی 2 کمرے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے پستول دونوں ہاتھوں سے تھام کر چہرے کے قریب کی اور کندھے سے زوردار دھکا دروازے پر دے مارا تھا۔ کمرے کی دھول مٹی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ دھول مٹی کی وجہ سے اسے ایک بار پھر کھانسی آئی تھی۔ پھر سنبھل کر ٹارچ چاروں اور پھیری۔ اچانک ہی کمرہ خود بخود روشن ہوا۔ چاروں دیواروں پر کوئلے کی سیاہی سے فوکسیڈی فوکس لکھا تھا۔ وہ کمرہ تباہ شدہ حالت کی اصلی مثال معلوم ہوتا تھا، جیسے کسی نے پچھلے کچھ مہینوں سے یہاں قیام نہیں کیا ہو۔ کمرے کے بیچ میں ایک کرسی بھی رکھی تھی جس پر خون کی گہری تیغ جمی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر اکائی محسوس ہوئی۔ عقب سے آواز سنائی دی، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اتنے اتاولے ہوں گے مجھ سے ملنے کے لیے۔ جانی پہچانی آواز جس میں گہرا طنز چھپا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کافی فاصلے پر سیاہ ہیٹ والی لڑکی اپنا چہرہ آدھا چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ تعجب نے گہرا تنگ کیا، دماغ نے نفی کی، لیکن دل نے خیال کی حق میں گواہی دے دی تھی۔ اس نے سیاہ لیدر کی جیکٹ کے ساتھ کارگو پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم تابش کی جانب بڑھنے لگی جو سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے چھپائے نہ چھپتے تھے۔ اسے بہت سی غلط چیزوں کا گمان ہوا تھا، مگر کس کا وہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ لڑکی سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی، پھر استزائیہ انداز میں ہنستی چلی گئی۔ تابش آبرو بھیجے اسے دیکھے گیا، نخوت سے اس کے رگوں میں سرایت کرنے لگی۔ ایش نے سر سے ہیٹ اتار کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، ایسے جیسے وہ اسے اپنی طرح راکھ کا ڈھیر بنا دینا چاہتی ہو۔ لڑکی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی لمحے بھر کو اس پر سختہ طاری ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا، پر بے سود۔ دماغ کچھ بھی کہنے سننے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایش گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ اس خوابناک ماحول میں ہنسی کسی ڈراؤنے جانور کی آواز کی طرح گونجی تھی۔ تابش اب بھی یقین نہیں کر سکا۔ تم؟ ایش اسے بے یقینی چھوڑ کر اس خون آلود کرسی کو بڑی یکسوئی سے دیکھنے لگی۔ نگاہوں میں کرناک سا تاثر تھا۔ کرسی کو نظروں کے حالے میں لیے دھیرے سے پوچھنے لگی، کیسے ہو تابش الوی؟ یقیناً مجھ سے مل کر شوکڈ ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو کچھ بولنے سے قاصر تھا بڑے جتن کے بعد بولنے لگا، تم زندہ ہو اسٹرینج؟ وہ جو کچھ لمحے پہلے حواس باختہ سا کھڑا تھا اب خود کو کئی حد تک سنبھال چکا تھا۔ مجھے یہاں تم سے ملاقات کی امید نہیں تھی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے آبرو پیچھے اس کی طرف بڑھا۔ ایش کے لبوں پر گہرا تمسکر بکھرا، ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں تو میں… لمحے بھر کا وقفہ لیا، مر چکی تھی نا؟ یہ ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس کی ماضی کی تمام تلخ اور تکلیف دہ یادوں سے، واقعات سے ایک بار پھر ان زخموں سے لہو رسنے لگا تھا۔ تابش ٹھیک اس کے سامنے آیا۔ ہاں، یہ بھی کچھ دیر پہلے تک کا سچ تھا۔ سچ کہوں تو ابھی بھی مجھے تمہارے زندہ ہونے پر شک ہے۔ وہ پستول پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوا اور اس کے برعکس ایش اسے تیش سے دیکھی گئی۔ کیا ہی خوب ہو کہ میں تمہاری اس پستول کی تمام گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں۔ تابش کا چہرہ ہنوز ویسا ہی رہا۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کرب کا اندازہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تابش۔ تابش کا چہرہ یکدم ہی تاریک پڑا۔ تم یہاں کیسے ہو؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اس نے قدم کمرے میں موجود ایک کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ اندھیر آنکھیں اندھیرے میں گھل گئی۔ جانتے ہو یہاں کیوں بلایا ہے میں نے؟ ویسے ہی اندھیرے میں خود کو تلاشتی ہوئی کہنے لگی۔ تابش خاموش رہا۔ یہ جگہ میری بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اندھیرا، تنہائی، ہیبت، بنجر، سب اب راکھ کا ڈھیر ہے جہاں 1 سال قبل کبھی زندگیاں سانس لیتی تھی۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اور میری یہ حالت کیوں ہوئی؟
मैं जिंदा कैसा हूँ और मैं तुमसे क्यों मिलना चाहती थी, सब बताती हूँ। ताबिश ने बेजारी से अपने अतराफ में नजर घुमाई। वो ऐश की लंबी तमहीद और बेतुकी बातों से बेजार होने लगा था। मैंने फॉक्सी के साथ मिलकर फजर को उसके पास भेजने का प्लान बनाया था। ताबिश के आबरू सुकड़े। उसने आंखों में तेज लिए हुए ऐश को देखा। हम दोनों शॉपिंग मॉल गए थे, वहाँ फॉक्सी के आदमी आ गए। वो फजर के साथ साथ मुझे भी ले गए, हालांकि ये प्लान में शामिल नहीं था। ऐश के सामने वही सब चलने लगा। वो उस बेरंग मंजर से हटकर दूसरे में शामिल हो गई थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता होश आया तो खुद को अनजान जगह पर पाकर घबरा गई थी। वो यहाँ बिल्कुल अकेली थी, वहाँ कोई नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है यहाँ। उसे उस कमरे में फैले अंधेरे से खौफ महसूस हुआ था। आंखों से आंसू जारी हुए। कोई जवाब न पाकर वो मजीद जोर से रोने लगी थी। कदमों की आवाज़ पर वो चौंकी। वो अपना रोना भुलाए हुए आने वाले के कदमों की छाप महसूस करने लगी। वो वजूद जब सामने आ खड़ा हुआ तो उसने गौर से देखना चाहा। अंधेरा होने के बाद वो चेहरा न देख सकी थी। क्यों चीख रही हो? मर्दानी आवाज़ कमरे में गूंजी। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो उससे कहने के बावजूद और ज़्यादा चीख कर बोली थी। आदमी ने कान पर हाथ रखा। मैडम ने कहा था, इसलिए अब खामोश रहो। ज़्यादा बकबकी तो अच्छा नहीं होगा। आदमी डरा धमका कर चला गया तो वो दोबारा रोने लगी थी और यूं ही रोते रोते कब बेहोश हुई मालूम न हो सका। ऐश हाल में दाखिल हुई थी। मैं उंगलियों पर यूं ही दिन गिनते गिनते यहाँ आई थी। उसी दिन मेरे सामने उसकी हकीकत खुली। मैं नीम मुर्दा हालत में किसी बयाबान में तन्हा बेसहारा पड़ी थी और मेरे जख्मों को कीड़े लगने लगे थे, जिसकी चिंचिनाहट अजियतनाक थी। मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि अपने जिस्म से उन्हें दूर कर सकूं। फिर तकलीफ तो ऐसी थी कि मैंने लगातार मौत की दुआ करनी शुरू कर दी थी। मक्खी, दर्द, कीड़े, ये सब पता नहीं कब तक चला, मैं नहीं जानती। जब 2 बच्चे आए, इस इलाके से कुछ दूरी पर रहने लगे थे। वो दोनों काम के सिलसिले में शहर जा रहे थे, पर उन्होंने ठहर कर कई लम्हे देखा। उन्होंने मुझे उठाया। वो एक लड़की एक लड़का थे और मुझे सहारा देकर अपने साथ घर ले गए थे। उनकी माँ ने पहले तो उनको खूब सुनाई कि काम के सिलसिले में गए थे और ये क्या मनहूसियत घर ले आए हैं। फिर चीखती पुकारती मुझ तक आई थी, मेरे जख्मों की देखभाल की और उसी ने मुझे अपनी जगह घर में पनाह दी। बेध्यानी में हाथ पेट पर रखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे जख्म अभी ताज़ा हो। चेहरे पर तकलीफ नुमाया हुई। ताबिश की तरफ पलटी। 5 महीनों की तवील और तकलीफ दे मुसाफत के बाद मैं कुछ बेहतर हुई, लेकिन बेहतरी इस बार कुछ साथ लाई। अब मुझे सिर्फ इंतकाम चाहिए, हर उस शख्स से जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और अब मैं सिर्फ अपनी सगी हूँ। रोज़ रात को मुझे नींद नहीं आती, इस डर से कि कहीं मैं हार गई तो। पर अब मैं उस इंतकाम में इतनी अंधी हो चुकी हूँ कि मुझे अपना आप बिल्कुल नजर नहीं आता, हत्ता कि मुझे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। तहम्मुल से हाथ बांधे उसे देखे गई। ताबिश मुस्तरब सा कुछ कहने लगा था पर ठहर गया। इंतकाम लूं और तुम ना हो तो कैसा मज़ा? ताबिश, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारा दुश्मन भी वही है जो मेरा है। ताबिश ने सर दाएं जानिब फेरा था। मैं तुम्हारे यकीन क्यों करूं? क्योंकि तुम भी तो उसी में से एक थी। अब ये धोखा क्यों? ऐश उसकी तरफ आई। मैं एक बात समझ गई हूँ, इस धंधे में वफादारी नहीं होती बल्कि कदम कदम पर गद्दारी है। अब उसके चेहरे पर कोई तकलीफ देता असरात नहीं था। अब वो मुतमईन थी। ताबिश का अंदाज अब भी वैसा ही रहा। तो बताओ फॉक्सी कौन है? उसका असल नाम क्या है? ऐश ने अपने हाथों को देखा जो सुर्ख हो रहे थे। सब्र करो ताबिश, जब यहाँ तक लाई हूँ तो मैं तुम्हें खुद उस तक लेकर भी जाऊंगी, मगर एक शर्त है मेरी। हाथों से नजर हटाकर उसे कुछ बावर करवाती हुई नजरों से देखा। वो खामोशी से उसकी अगली बात का इंतजार करने लगा। तुम्हें मेरे बनाए गए मंसूबे पर चलना होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम काफ़ी जल्दबाज इंसान हो। तुमने जल्दबाजी में काफ़ी काम खराब किए हैं, लेकिन मैं इस मामले में जल्दबाजी और जज्बातीपन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और दूसरी बात, इस मंसूबे के मुतालिक मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। उम्मीद है तुम किसी को नहीं बताओगे। ऐश अब कमरे में चक्कर काटने लगी, कभी दाएं तो कभी बाएं। इस सब की खास वजह? ताबिश हाथ बांधे हुए हम कलाम हुआ।
जैसा कि मैंने कहा, कदम कदम पर गद्दारी है इधर। लेकिन अगर बीच रास्ते में तुमने इरादा बदल दिया तो? ताबिश की बात पर वो चलती हुई रुकी। चेहरे पर तनाव हाइल हुआ था। फिक्र मत करो, इस सब की नौबत नहीं आएगी। मैं इंतकाम हर हाल में लूंगी, चाहे कुछ भी हो। ताबिश ने सर अस्पात में हिलाया। ठीक है, फिर बताओ क्या प्लान है तुम्हारे पास? ऐश ने बहुत सब्र से उसे देखा, फिर अपना प्लान दोहराने लगी। मुलाकात से 2 दिन पहले रात कतरा कतरा पिघल रही थी। सूरज बादलों की ओर से झांकने लगा था। घने जंगलात में बसे जानवर गहरी नींद में डूबे थे। हर सू खामोशी थी। परिंदे घोंसलों से निकलकर परवाज भरने लगे थे। परिंदे को जैसे अपने गजा ढूंढने की जल्दी थी, तो एक वो थी जो उस सफ़ेद इमारत के आगे खड़ी थी, जो कभी उनका कीमती असासा हुआ करती थी, मगर अब बस एक खोखली इमारत रह गई थी। फॉक्सी ने अंदर कदम रखे तो इमारत के कोने कोने को बड़ी फुर्सत से खड़ी देखने लगी। इमारत में अंधेरे ने राज किया हुआ था। फॉक्सी ने उसे रोशन करने की कोशिश भी न की। उसके अंधेरों से रफाकत बरसों पुरानी थी। बचपन में जब वो बॉस के साथ यहाँ आती थी, तब उसे मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल में वो इसकी मालकिन करार दी जाएगी। बचपन के नाम पर न जाने क्या क्या था जो याद न आया हो। उसकी माँ का अचानक कत्ल, बॉस का ज़बरदस्ती उसे उस सियाह धंधे में लाना, तमाम जख्म और भी न जाने क्या क्या। मास्क से चेहरा जुदा किया। उसी वक्त आंसू झलक कर जमीन पर गिरे थे। आज वो रो सकती थी। यहाँ कोई इंसान नहीं था जो उसके रोने पर हैरत करे। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो अपने कमरे में दाखिल हुई। दरवाजे को लॉक किया और सीधा अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी को खोलते ही उसकी नज़र उसी तस्वीर की जानिब उठी थी। उसे देखते ही जैसे वजूद में कोई ताकत आ बसी हो। वो अलमारी में से तमाम ज़रूरी अशिया समेटते हुए वापस अपने असल घर की तरफ रवाना हुई। घड़ी ने सुइयों को आगे घसीटा और हर तरफ उजाला होने लगा था। वो अपने घर आ चुकी थी और उस वक्त अपने पलंग पर बैठी उन चीज़ों पर नज़र डाल रही थी जब कमरे में लगे हुए कैमरास ने अपने होने की तवज्जो दिलाई। यह मनाजिर सफ़ेद इमारत के थे। वो माथे पर शिकन लिए हुए उठी और उनके सामने बैठकर मनाजरात देखने लगी। सबसे पहले उसकी नज़र मेन डोर वाले कैमरे पर पड़ी, जहाँ पुलिस अपनी पूरी नफरी के साथ जमा थी। दूसरे कैमरे पर नज़र पड़ी तो मंजर लॉन्च का था। सफ़ेद इमारत रोशनी से जगमग कर रही थी। सामने ही उसे पुलिस वर्दी पहने ताबिश दिखा। लबों पर जानदार मुस्कुराहट पैदा हुई थी। आंखों में उसके लिए नफरत थी तो लबों पर मुस्कान। वाह ताबिश, तुम मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन होंगे, मुझे आज पता चला। हाथ गाल पर जमाए हुए वो बस उसे ही देख रही थी, जो अब कुछ पुलिस एहलकार को तलाशी लेने की हिदायत दे रहा था। वो सीधी हुई मगर आंखें अब भी उसी पर थीं। चलो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैंने तुम्हारे मारने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी है। ये भी तो सोचना है ना कि कौन सी ऐसी जगह पर तुम्हें मारा जाए जहां तुम इंसान तो दूर कुत्तों को भी ना मिलो। उसे अपने कमरे में छोड़कर हम अपने कदम ताबिश की तरफ बढ़ाते हैं, जहां वो लाउंज में खड़ा ऐश को पैगाम भेज रहा था। तुम्हारे कहने पर यहाँ आ तो गया हूँ, मगर यहाँ कुछ भी काबिले एतराज़ नहीं। गहरी संजीदगी उसके चेहरे की जीनत बनी हुई थी और आंखों के नीचे सियाह हल्कों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो सो नहीं पा रहा था। नहीं मिली तो मिल जाएगी, तुम बस वो करो जो हमारे दरमियान तय पाया था। पैगाम पढ़कर उसे शदीद गुस्सा आया, मगर यहाँ वो गुस्सा दिखाकर अपना काम तमाम नहीं कर सकता था, इसीलिए कुछ बर्दाश्त के घूंट पी लिए। वो सर झुकाए हुए खड़ा कुछ लिख रहा था जब एक पुलिस वाला आया। सर, पूरी इमारत छान मारी मगर कुछ भी नजर नहीं आया। हमें तो लगता है कि हमारे आने से पहले किसी ने यहाँ आकर सफाया कर दिया होगा। ताबिश ने गहरी सांस बाहर को खारिज की थी। वो काफ़ी थका हारा भी लग रहा था। मुझे खुद भी एक नज़र मारनी होगी, मैं इस मौके को गंवा नहीं सकता। तब तक तुम एक बार फिर तलाशी लो। काफ़ी देर तलाशी लेने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो सका। ताबिश वापस लाउंज में आया और यूं ही बेताब सा नजरें काफ़ी ऊंचाई पर लगे हुए कैमरे तक गई। कदम कदम चलता उस तक आया। गर्दन को पहले दाएं फिर बाएं जानिब बजाकर कैमरे में देखे गया। अचानक उसकी हंसी से सारा लाउंज गूंज उठा था। आंखों के किनारे आए हुए पानी को साफ किया। बहुत जल्द फॉक्सी, बहुत जल्द हम रूबरू होंगे, सपाट चेहरे से कैमरे को देखते हुए कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ जैसे आया था वैसे ही चला गया। फॉक्सी अपने कमरे में बैठी इस सारे मंजर को बड़े मज़े से देख रही थी।
लबों पर मुस्कुराहट अब भी रक्षा थी। तुम लूजर हो ताबिश, लूजर। हर बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हें मात दूंगी, और मौत भी। ऐसा लग रहा था वो ताबिश की नज़रों से मुतासिर हो रही थी, और पहली बार ऐसे महसूस हुआ था कि वो खुद दिलासा दे रही थी। मुलाकात से एक दिन पहले ताबिश अगले दिन ऐश के साथ उसके घर में मौजूद था। कार्गो पैंट के साथ बिस्तरी शर्ट पहने वो इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे हुए सोच में गुम थे। अचानक ताबिश का मोबाइल बज उठा। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो वही नंबर था। ताबिश और ऐश की नज़रों का तबादला हुआ। ताबिश ने कॉल उठा ली। ताबिश, ओह ताबिश, मुझे लगा था हमारी मुलाकात में अभी ना जाने कितने साल लग जाएंगे, पर तुम्हारे अंदाज बड़े निराले हैं। उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि दोनों खामोश रहे। ऐश सोफे से थोड़ा सा आगे को हुई थी। वह जवाब तलब नज़रों से ताबिश को देखने लगी। मोबाइल स्पीकर पर था, इसीलिए ऐश आराम से सुन सकती थी। ताबिश बोलने के लिए तैयार हुआ। मेरे अंदाज का अगर जो तुम्हें पता लग गया तो तुम क्या करोगे? और फिलहाल मेरा दिल तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे देखने को बेताब है। फॉक्सी के हंसने की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। चलो इस बेताबी को करार बख्शते हैं। फॉक्सी अपने पलंग से उठी और खिड़की से नजर आते हुए घने दरख्त को बड़ी फुर्सत से देखा। आओ किस्सा तमाम करते हैं। तुम्हारे पास जल्द ही लोकेशन मौजूद होगी, लेकिन याद रहे। अपनी बात के इख्तिताम पर वो खुद ही कुछ देर के लिए खामोश हुई। ताबिश उसकी अगली बात के लिए इंतजार करने लगा। अजब हौल से उठने लगे थे। तुम अकेले आओगे, ना तुम्हारी पुलिस होनी चाहिए, ना कोई दोस्त। ताबिश ने ऐश की जानिब देखते हुए अस्बात में सर हिलाया। ठीक है, फिर मिलते हैं। वो कॉल मुंतका करने लगा था जब फॉक्सी अचानक बोली, उम्मीद है हमारी ये मुलाकात तुम ताहयात याद रखोगे। ताबिश के लबों पर मुस्कुराहट फैली। ये तो वक्त ही बताएगा कौन ये मुलाकात याद रखता है, मैं या तुम। फॉक्सी की नज़रें अब भी जंगल पर थीं, मगर उसके लबों पर तो कुछ और रकम था। ताबिश को अब शिद्दत से इंतज़ार था फॉक्सी से मिलने का। आखिरकार तवील अरसे के बाद वो उसकी पकड़ में आने वाला था। फ़ोन रखते ही वो ऐश से हम कलाम हुआ। मैं अकेले जाऊंगा। ऐश ने उसकी तरदीद की। तुम्हारा अकेले जाना दुरुस्त नहीं। ऐश को उसकी बात पर तेश आया था। वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमें साथ जाना होगा। ताबिश को गुस्सा आया। मैंने कहा है कि मैं अकेले जाऊंगा तो अकेले ही जाऊंगा। मेरा तजुर्बा तुमसे कहीं ज़्यादा है। ऐश को लगा ये ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए हल्के फुल्के अंदाज में समझाने लगी। तुम मुझसे नहीं मिले, मगर मैं मिली हूँ। वो ऐसी नहीं जैसी बनती है। ताबिश लफ्ज़ बनती है पर चौंका। है क्या कहा? वो लड़की है? उसने आबरू उठाए हुए पूछा तो ऐश पहले तो ऐसे देखने लगी जैसे दिमाग चल गया हो। फिर एकदम हंसी की छनकार सुनाई दी। दुनिया में बेवकूफ़ लोग देखे हैं ताबिश अलवी, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। वो तुम्हें पागल बनाती रही और तुम आसानी से बनते रहे। मुझे आज भी याद है कैसा गेम खेला था उसने। ऐश ने उसका मजाक उड़ाया तो वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। उसने सब्र के घूंट भरे थे। अगर वो लड़की है तो लड़कियों को ही क्यों निशाना बनाती है? ताबिश गहरे अस्तराब के आलम में पूछने लगा तो ऐश तड़क कर बोली, क्योंकि वो हमेशा से ये समझती आई है कि उस पर जुल्म हुआ है तो वो दुनिया की हर लड़की पर जुल्म कर सकती है। ताबिश सोफे से उठ खड़ा हुआ और मुस्तरब से अंदाज में चक्कर काटने लगा। कब से दिमाग में एक सवाल गूंजे जा रहा था। एक चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर वो लड़की है तो मेरे साथ लड़का बनकर क्यों बातें करती है? उसने चलते चलते सवाल पूछा। ऐश ने टांग पर टांग धरी और उसकी तरफ मुनातुफ हुई। क्योंकि वो जानती है कि तुम उसे लड़का समझते हो। ताबिश रुका। जहन के दर पर उन अल्फाजों ने दस्तक दी जो उसने हसन से कहे थे। फिर सोफे पर से चाबी उठाई और ये जा वो जा